बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बीआरएस के ऊपर दूसरा सिनेरियो है कि जिसमें हम देखते हैं कि कैश बुक का बैलेंस और आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपको गिवन होगा क्वेश्चन में और एडजस्टमेंट्स होंगी। मतलब आपको कैश बुक एज इट इज नहीं आएगी और बैंक स्टेटमेंट भी नहीं आएगी जिसमें से हमने मैचिंग करके डिफरेंसेस निकालने होंगे, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर वो हमें एडजस्टमेंट की फॉर्म में दे दे जिस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, उसको किस तरह से ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि अगर सवाल इस तरह से आए तो आपने क्या करना है। द बैंक अकाउंट फॉर अल्पाइन स्पोर्ट्स कंपनी ऑन अप्रैल 1, 2006 इंडिकेटेड बैलेंस ऑफ 16911.95। मतलब उसने बैंक अकाउंट का बैलेंस दे दिया। बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है जी? 16911। During April, the total deposit was 65,500 and checks written total 68,127.47. The bank statement indicated balance of 18880.45 on April 30, 2006. Comparing the bank statement, the cancelled checks and accompanying memorandum with the records reveal the following reconciling items. 18880.45 on 30 April 2006. बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है और कैश बुक का बैलेंस मतलब बैंक अकाउंट का बैलेंस गिवन है और आपको साथ साथ उसने एडजस्टमेंट्स दी हैं। प्रिपेयर बीआरएस एंड जनरलाइज द नेसेसरी एंट्रीज। तो आप देखेंगे आपको जनरल एंट्रीज भी आ सकती हैं, पर वही लेदा पॉइंट हम फिलहाल इनिशियल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है जो हमने पहले डिस्कस की थी वो ये थी कि हमें क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे जो कि गलत होंगे और उनको ठीक करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस है अप्रैल 1 का, और ये वो बैलेंस दे रहा हमें 30 अप्रैल का। तो ओपनिंग का और क्लोजिंग का तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हमें कैश बुक से क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा, मतलब हमें थोड़ी सी एडिशनल वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हम यहां पे ब्रॉडाउन लिखते हैं 16911.95। ये है जी यकम अप्रैल का बैलेंस। अच्छा जी, द टोटल डिपॉजिट। अच्छा, अब अगर उसने ओपनिंग बैलेंस दिया है तो फिर ड्यूरिंग द मंथ उसने बताया होगा कि कितने डिपॉजिट्स हैं और कितने विड्रॉल्स हैं। याद रखिएगा कि डिपॉजिट्स जिससे बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है वो डेबिट साइड पे आएंगे, और जितने भी चेक्स रिटर्न होंगे या विड्रॉल्स होंगे वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो हम देखते हैं जी, ड्यूरिंग द अप्रैल द टोटल डिपॉजिट वाज 65,500.4। तो ये डिपॉजिट्स हैं, तो हम यहां लिखेंगे जी 65,500.4, ये डेबिट साइड पे आएगा, एंड 68 ये वाला बैलेंस 127.47 ये क्रेडिट साइड पे आएगा। मतलब ये वो ओरिजिनल कैश बुक है जो ड्यूरिंग द मंथ कैशियर ने बनाई है। अब ये जो बैलेंस आएगा ये होगा 31 अप्रैल का, जो कि क्लोजिंग बैलेंस है, जिससे आगे हमारा नॉर्मली सवाल शुरू होता है कि हमारा ये वाला बैलेंस और हमारा बैंक अकाउंट बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच नहीं होते और हमने वहां से बीआरएस बनानी होती है। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा काम करना ये पड़ा कि ओपनिंग बैलेंस उसने दिया था, ओपनिंग से पहले क्लोजिंग निकालेंगे, फिर क्लोजिंग को बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करेंगे और वहां से अपनी बीआरएस बनाएंगे। तो हम पहले क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। इस साल का टोटल करें तो आता है जी 82,412.35। तो यही आएगा जी इधर 82,412.35। अच्छा जी, अब इसमें से इस बैलेंस को हम करते हैं माइनस 68,127.47। कैलकुलेटर आप अपने साथ ही रखें ताकि आपको भी समझ आता है साथ साथ क्या हो रहा है। 14,284.88 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है जी। अब ये वो बैलेंस है जो कि क्वेश्चन में होना चाहिए था, और इस बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से क्रॉस मैच करना है हमने। क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस से मैच करते हैं, अगर डिफरेंस है तो वहां से बीआरएस बनती है। पर इसमें इस सवाल में एक्स्ट्रा काम करना पड़ा कि ओपनिंग बैलेंस से पहले क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंचे और क्लोजिंग बैलेंस से आगे हमने सवाल शुरू किया। अब हम दोबारा कैश बुक बनाएंगे। जो कैश बुक बनेगी अब ये होगी एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ 31 अप्रैल को ही ओपन होगी और 31 को ही क्लोज हो जाएगी। इसमें ब्रॉडर बैलेंस आएगा जो कि अनएडजस्टेड होगा 14,284.88। ये हमारा जी कैश बुक का बैलेंस है अनएडजस्टेड। और साथ ही हम यहाँ पे बैलेंस बीआरएस का बैलेंस बनाएंगे। बीआरएस उसमें लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट।
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि डेबिट है या क्रेडिट, तो बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं पता तो डेट्स बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस 18880.27। ओके, अब हम यहां से सवाल शुरू करते हैं अपना। यहां तक हो गया जी। अब पढ़ते चेक आउटस्टैंडिंग टोटल 5180। तो आउटस्टैंडिंग मींस अनप्रेजेंटेड चेक। आपको पता होना चाहिए अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक का एक ही मतलब है। आई कैप डिफरेंट वर्ड्स यूज करता है, आपको फेमिलियर होना चाहिए कि अनप्रेजेंटेड चेक हो, आउटस्टैंडिंग चेक हो, अनपेड चेक हो, नॉट प्रेजेंटेड चेक हो, इन सब का एक ही मतलब है। तो ये बार बार डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट नाम आते रहेंगे आपको। इसके साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहें, आपको आइडिया होता जाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेक के कितने नाम हो सकते हैं जो आई कैप के क्वेश्चन में यूज हुए हैं। बराबर 5180 हमारे आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो बीआरएस में आते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक, और इन्हें डेबिट होना होता है। कितनी अमाउंट है जी इसकी? 5180.27। 5180.27 हम यहाँ अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। ये हमारी एडजस्टमेंट एक होगी। अब बी एडजस्टमेंट, a deposit of 3481.7 representing receipt of April 30 had been made too late to appear on the bank statement। मतलब डिपॉजिट है, डिपॉजिट का मतलब क्या है? हमने डेबिट कर लिया, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया होगा। मतलब ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस डिपॉजिट में वो शामिल है, हमने डेबिट कर लिया। अब करना था बैंक ने क्रेडिट, तो वो कहता है कि भाई डिपॉजिट ऑफ 3481.7 रिप्रेजेंट रिसीट ऑफ अप्रैल। रिसीट है मतलब हमारी इनकम है, इनकम में तो डेबिट साइड पे आएगी, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा इससे। Had been made too late to appear in the bank statement, मतलब अभी तक बीआरएस में नहीं आई, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आई। तो अगर बैंक स्टेटमेंट में नहीं आई तो ये वो अनक्रेडिट चेक है जिसने हमारे बैंक बैलेंस को इंक्रीज करना था। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने क्रेडिट होना था, हम डेबिट करेंगे तो उसने क्रेडिट करना था। तो 3481.7 ये क्रेडिट होना था, तो डेफिनेटली ये ऐड होगा और ये लेस होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट ऐड होता है। अच्छा जी, अगला पॉइंट देख लेते हैं। चेक फॉर 620 had been incorrectly charged by the bank। चार्ज मींस बैंक ने हमारा बैलेंस कम किया है। चार्ज का लफ्ज यही होता है कि बैलेंस हमारा कम हो गया। तो बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में चार्ज कर दिया है। चार्ज करने का मतलब है बैंक जब भी हमारे अकाउंट को चार्ज करेगा तो डेबिट करेगा, क्योंकि बैंक जब हमारा अकाउंट डिक्रीज करता है तो डेबिट करता है, हम अपना अकाउंट जब डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो डेफिनेटली रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, अब इसको क्रेडिट करना चाहिए था। तो 260 से ये क्रेडिट हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर डी। चेक फॉर पेमेंट टू बे एंड सन हैड बीन रिकॉर्डेड बाय अल्पाइन स्पोर्ट्स कंपनी एज 497.3 इंस्टेड ऑफ 479.3। अच्छा जी, दोबारा देख लेते हैं कि इसमें इशू क्या था, हमें कैसे समझ लगेगा एज ए स्टूडेंट कि इसमें क्या करना था। ये चेक फॉर पेमेंट, पेमेंट की बात हो रही है, पेमेंट की बात हो रही है, तो मतलब अगर हमने पेमेंट किया तो हमने क्रेडिट किया होगा, और वो बे एंड सन जब बैंक में जाएंगे चेक प्रेजेंट करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, तो बैंक हमें डेबिट कर देगा। रिकॉर्डेड बाय अल्पाइन स्पोर्ट्स कंपनी एज 497 इंस्टेड ऑफ 479, मतलब हमसे गलती हुई है, बैंक की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमने जब चेक इशू किया तो ओरिजिनली वो 479 का था, इंस्टेड ऑफ कलफ इसके साथ लिखा, इसका मतलब ये ठीक है बैलेंस, जबकि हमने इशू किया है 497.3। तो अब देखना ये है कि हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया है या कम रिकॉर्ड किया है। हमने 497 रिकॉर्ड किया है, एक्चुअल में था 479, मतलब हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। तो हम देखते हैं जी कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। अब कैलकुलेटर पे जरा 497.3 में से 479.3 माइनस करेंगे तो आप 18 का डिफरेंस आता है। तो 18 हमने क्रेडिट साइड पे ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब इस गलती को ठीक करने के लिए हम 18 रुपीज डेबिट साइड पे लिखेंगे, ओवर क्रेडिटेड बाय 18 रुपीज। 18 रुपीज हमारा डेबिट साइड जाएगा। ब्रे एंड सन का नाम जिसे लिखना चाहते हैं उससे लिख लें, ओवर क्रेडिट लिखना चाहते हैं उससे लिख लें, ओवर कास्ट, अंडर कास्ट, जो भी लफ्ज सूटेबल आपको लगता है आप इसमें लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। ओके जी, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। आपको बस ये क्लियर होना चाहिए हर पॉइंट पे कि ये हमारे इशू है या बैंक का इशू। यहां से ये समझ आ रहा है कि पेमेंट का चेक हमने इशू किया था और यहाँ पे बताया भी है उसने कि अल्पाइन स्पोर्ट्स की गलती है। हमारा अगला पॉइंट है जी, द बैंक स्टेटमेंट शोड डायरेक्ट ट्रांसफर्स फ्रॉम डेटर्स ऑफ 3200 एंड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 224। मतलब ये 3200 और 224 ये दोनों इनकम है, एक के साथ इनकम लिखा हुआ है, दूसरा डेटा से ट्रांसफर हुआ है और ये बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है, मतलब बैंक में ये चीज आ चुकी है और हमें नहीं पता थी।
तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी कैश बुक में। ये कैश बुक की गलती है, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकी, ओमिशन है कैश बुक में। तो हम क्या करेंगे, 3200 डेटर से ट्रांसफर हुआ है, तो डेटर ने अगर हमें पैसे दिए तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। और इंटरेस्ट इनकम है, इनकम भी हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, इससे भी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। तो अगर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए तो इसका मतलब ये होगा कि हम कैश बुक में इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 3200 आएगा डेटर के नाम से, तो डेटर जिस डेटर ने ट्रांसफर किया है हम इसको डेबिट करेंगे, डेटर को क्रेडिट कर देंगे। और 224 आएगा जी इंटरेस्ट इनकम के नाम से, ये अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और इनकम अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट में तो ऑलरेडी आ चुका है, अब सिर्फ हमने अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करना था। बैंक सर्विस चार्जेस फॉर अप्रैल अमाउंटेड टू 25, तो डेफिनेटली बैंक चार्जेस हैं, तो बैंक ने तो जरूर काटे होंगे ना पहले, तो हमने नहीं काटे। हम इस वक्त इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं क्रेडिट साइड पे, नाम लिख लेंगे बैंक चार्जेस। ए चेक फॉर 880 फ्रॉम शुलेर कंपनी वाज रिटर्न बाय द बैंक बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड। जी ये याद रखिएगा कि इनसफिशिएंट फंड की वजह से जो चेक रिटर्न होता है उसको कहते हैं डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक की स्टोरी पहले भी आपको बताई गई है, दोबारा बता देता हूँ। ये वो चेक है जो हमें किसी कंपनी से रिसीव हुआ, हमने उसको डेबिट साइड पे डिपॉजिट में रिकॉर्ड किया था, पहले हमने उसको बैंक में जमा करवाया, फिर बैंक इसको क्लियर करेगा, हमारे अकाउंट में ऐड कर देगा, बैंक इसको क्रेडिट साइड पे अपने बैलेंस में ऐड कर लेगा। लेकिन बैंक नहीं कर सका, क्यों? क्योंकि जिस बंदे का चेक था उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो डेफिनेटली बैंक ने उस बंदे के अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर करने थे हमें, जब उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो हमें कैसे ट्रांसफर करता? तो लिहाजा बैंक ने वो चेक हमें रिवर्स कर दिया। अब ओरिजिनली हमने उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया था अपने डिपॉजिट्स में। अब चूंकि वो बैंक जो है उसको ट्रांसफर नहीं कर सका, बैंक ने क्रेडिट करना था अपने इस बैलेंस में, वो नहीं कर सका। अब हमसे जो हमने ओरिजिनली इसको डेबिट किया था, अब हम उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने का मतलब यह है कि हमने पहले इसको डेबिट किया था, अब हम उसको क्रेडिट करेंगे। 880 हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डिसऑनर्ड चेक के नाम से। तो ए बी सी से लेके जी तक सारे के सारे इशू हमने रिकॉर्ड कर लिए। जो बीआरएस का इशू था वो हमने बीआरएस में रिकॉर्ड कर लिया, जो बैंक का इशू था हमने बैंक में रिकॉर्ड कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे बैलेंसेस कैसे मैच होते हैं। क्रेडिट स्कोर देख लें दोबारा। चेक फॉर 620 हैड बीन इन चार्ज बाय द बैंक एज 260, मतलब बैंक ने चार्ज करना था 620, लेकिन बैंक ने गलती से 260 चार्ज किया है। चार्ज मीन उसने डेबिट करना था, तो उसने बेसिकली बैंक ने कम डेबिट किया है, तो मजीद चार्ज करना चाहा तो हम लिखेंगे लेस चार्ज बाय बैंक। कितना था जी? 620 करना था, 260 कर दिया है, तो जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 360 का। ये 360 मजीद डेबिट होना है, यहां पे हमारे बैलेंसेस मैच होंगे। अब हम अपना क्रेडिट बैलेंस निकालते हैं एडजस्टेड। हमारा क्रेडिट बैलेंस क्या आता है, हम टोटल करते हैं पहले दोनों साइडों का। टोटल आता है अकाउंट का 17,726.88 17,726.88। इसमें से अब ये दोनों बैलेंसेस माइनस कर देते हैं, -25 -880, तो हमारा बैलेंस आता है जी 16,821.88। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये क्रेडिट बैलेंस है, इसमें ये ऐड होगा और ये लेस होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, तो 1,880.27 ये जमा होगा, 3,481.7 माइनस ये माइनस होगा 580.27 माइनस 360, तो हमारा आंसर आता है जी 16,821.7। पॉइंट्स का फर्क आ रहा है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक एडजस्टेड जो हमारा बनता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इस सवाल में जो समझ आना चाहिए, यहाँ पे हमें जो पॉइंट्स क्लियर होते हैं वो ये हैं कि समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपको कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की बैलेंस गिवन हो और बीआरएस बनानी पड़े। अच्छा, उसमें एक और पॉइंट है कि हो सकता है आपको कैश बुक का बैलेंस है वो ओपनिंग गिवन हो, लेकिन साथ ही डिपॉजिट और विड्रॉल्स की इन्फॉर्मेशन भी गिवन हो। जिससे पहले आप क्या करेंगे, पहला काम आपका क्या होगा, आपने पहले क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, फिर उस क्लोजिंग बैलेंस को दोबारा ओपन करके कैश बुक बनानी है। ये क्लोजिंग बैलेंस पूरे महीने की कैश बुक जो एक्चुअल में बनी थी वो ये है। अब उसको ठीक करने के लिए दोबारा कैश बुक ओपन करते हैं। अप्रैल की 30 तारीख को हमने ओपन किया और हमने उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। जो गलतियां हमारी थी हमने इसको रिकॉर्ड किया, जो बैंक की थी उसको हमने बैंक बैलेंस में रिकॉर्ड किया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से चीज़ें ऐसे मैच हो रही हैं। अच्छा जी, तो इस तरह से हमने कैश बुक बनानी है, इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व होगा। अब आगे वो कहता है जी जर्नलाइज द नेसेसरी एंट्रीज। याद रखिएगा, एंट्री सिर्फ उसी चीज़ की पास होगी जो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड है, क्योंकि आपने सिर्फ वो मसले ठीक करने जो आपकी कैश बुक में है। तो जो आपकी कैश बुक में नहीं है वो आपने मसले ठीक नहीं करने। बीआरएस वाले मसले मतलब अनप्रेजेंट चेक के, अनक्रेडिट चेक के आपने ठीक नहीं करने। तो हमारे अकाउंट में जो एंट्रीज पास होनी है वो अगर हम देखें तो एक एंट्री पास होनी बैंक चार्जेस की, एक एंट्री पास होनी डिसऑनर चेक की, एक एंट्री पास होनी है डेटर वाली और एक एंट्री पास होनी 224 वाली।
ये एंट्री नहीं है, ये बेसिकली रेक्टिफिकेशन है, जो यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा आ गई तो उसको आपने ठीक किया था। तो पहली एंट्री हो जाएगी जी बैंक चार्जेस डेबिट, कितने से जी 25 से, ये जो नजर आ रहा है आपको। और बैंक अकाउंट जो कैश बुक का डिफरेंस, उसका नाम बैंक अकाउंट, ये ना ओरिजिनली क्रेडिट, ये पहली एंट्री है। दूसरा डिसऑनर चेक, ये जिस बंदे ने भी इशू किया था डिसऑनर चेक, ये था जी आपका डिसऑनर चेक 880 का, कहाँ से आया था हमें जी, ये जी एडजस्टमेंट थी जी हमारी 880 की शुलेर एंड को। तो ये कंपनी जी है जी, उसने हमें चेक दिया था। तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को तो करेंगे क्रेडिट, क्योंकि वो क्रेडिट हुआ पड़ा ऑलरेडी 880 से, जिस पार्टी से चेक लिया था उसको दोबारा डेबिट कर देंगे, शुलेर कंपनी को हम 880 से डेबिट कर देंगे। तीसरी जो एंट्री बनती है हमारी 3200 की डेटर की बनती है। डेटर का नाम यहाँ पे नहीं बताया तो हम डेफिनेटली डेटर लिखेंगे, बैंक अकाउंट 32 से, डेटर 32 से।